नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों मैं आप सबके लिए दोबारा से Q&A वीडियो लेकर आ चुका हूं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे DRDO और साथ में ADA के फूफा प्रोजेक्ट के बारे में। क्या हमें भारतीय नौसेना के लिए जो साउथ कोरियन KF-X प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना चाहिए और क्या भारतीय एमका का RCS F-35 से कम होगा। साथ में जब हम HSTDV को बना रहे हैं तो ब्रह्मोस 2 की क्या आवश्यकता है और ब्रह्मोस 2 में HSTDV का क्या काम होने वाला है और साथ में भारतीय नौसेना भविष्य में कौन कौन से हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करेगी और कावेरी इंजन के सेम क्लास के GE F404 इंजन का थ्रस्ट कावेरी इंजन से ज्यादा क्यों है। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पिंकू जी भारत के फूफा प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस साल जनवरी के मंथ में जो ADE है उन्होंने फूफा प्रोजेक्ट को रिवील किया जिसे फ्यूचर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये एक स्टेल्थ UCAV होगा, लेकिन दोस्तों भारत पहले से ही UCAV की कैटेगरी में घातक और साथ में जो कैट्स वॉरियर जैसे अनमैन्ड ड्रोन है उनको बना रहा है। तो इसका जो विंड टनल मॉडल होगा उसके लिए जनवरी के मंथ में जो टेंडर है वो जारी कर दिया जा चुका था और इसके जो कुछ ट्रांसोनिक टेस्ट हैं वे भी उस महीने में कंडक्ट किए गए थे और कल के RFI डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसके जो इंटरनल वेपन बे है तो उसके ऊपर भी जो काम है वो शुरू हो चुका है, जिसको लगभग 18 महीने के अंदर कंप्लीट करने की बात कही गई है। तो इसके बाद इसको लेकर के कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। तो इसके बाद इसका जो नाम है तो वहां से थोड़ा बहुत लगता है कि ये किसी 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कम नहीं होगा, जो कि भारत के ओमका के साथ भी जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसे शेयर करेगा। तो दोस्तों जैसे ही इस प्रोजेक्ट को लेकर के और ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में आती है तो वहीं से पता चलेगा कि ये एक्चुअल में क्या प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों इसके बाद अगला सवाल आ जाता है कृष्णा वानी जी की तरफ से, जो कहते हैं व्हाट इफ इंडिया जॉइन कोरियन KF-X प्रोग्राम फॉर इंडियन नेवी एंड यूज ऑन रडार एंड वेपन सिस्टम एंड स्टेल्थ फाइटर फॉर नेवी इफ जॉइन देम देन द कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट बिकम वेरी चीप। तो देखिए दोस्तों जो KF-X है वो साउथ कोरिया का एक 5th जनरेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें 60% के जो शेयर हैं वे उनकी सरकार के पास हैं, 20% कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के पास है और 20% यहां पर इंडोनेशिया के पास है। जी हां दोस्तों, जो इंडोनेशिया है वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। इस फाइटर जेट को जो साउथ कोरिया है वो ब्लॉक्स में इसको बना रहा है, जैसे कि जो पहला ब्लॉक है वो यहां पर 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो ब्लॉक 2 है वो 4.5 प्लस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, उसमें 5th जनरेशन के रडार और एवियोनिक्स को यहां पर अपग्रेड कर दिया जाएगा और इसका जो ब्लॉक 3 होगा तो उसमें जो इंटरनल वेपन बे है उसकी सुविधा भी होगी, जिसके साथ वो एक ट्रूली 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। और जब तक साउथ कोरिया का ये एयरक्राफ्ट सही मायनों में बन करके तैयार होगा तब तक भारत का जो एमका है वो भी बन करके तैयार हो चुका होगा। और इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को देखते हैं तो उनको अभी के डेली यूज के लिए 5th जनरेशन की कैपेबिलिटी से लेस एक एडवांस फाइटर जेट चाहिए जिसको वे डेली इस्तेमाल कर सके और इसी के कारण उन्होंने 4.5 प्लस जनरेशन के टेडी BF को चुना, जबकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनको हम किसी एक स्पेसिफिक रोल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हार्ड कंडीशंस में जो स्टेल्थ फाइटर जेट है उनकी जो कोटिंग है वो यहाँ पर खराब हो जाती है और उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि हमने हाल ही में जो F-35 है उसके केस में देखा। और इसके अलावा अभी के लिए अगर आप हमारी नौसेना को देखते हैं तो उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिससे कि वे एक 5th जनरेशन के नेवल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सके, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट कैरियर। और इसके बाद अगर हम फिर भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो जो इसके शेयर हैं वे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बुक हो चुके हैं और भारत को बहुत ही कम शेयर यहां पर मिलेंगे, जिसमें हम खुद के जो वेपन्स और साथ में रडार एवियोनिक्स है उनको इसमें इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद अगर हम फिर भी उसे लेते हैं तो हमें इंडियन नेवी की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें जो चेंजेस यानी कि बदलाव हैं वे कराने पड़ेंगे, जिससे कि यहां पर भारत के और जो पैसे हैं वे खर्च होंगे। तो इसके अलावा अगर हम खुद के एमका के एक नेवल वेरिएंट को तैयार करते हैं तो वो और ज्यादा चीप पड़ेगा, बजाय कि
कि हम साउथ कोरिया के KF-X प्रोग्राम को यहाँ पर ज्वाइन करें। तो दोस्तों इसके बाद अगला सवाल आ जाता है राहुल जी की तरफ से, जो कहते हैं क्या एमका का RCS F-35 से कम होगा क्या। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये बहुत से लोगों के मन में आता है। तो देखिए, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो RCS है यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन, तो वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि उस एयरक्राफ्ट का साइज क्या है, उस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन कैसा है, उसमें यूज़ होने वाले कंपोजिट मटेरियल्स कैसे हैं, और इसके बाद लास्ट में आ जाती है रैम की कोटिंग यानी कि रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग। तो इन सब चीज़ों के ऊपर किसी भी फाइटर जेट का या एयरक्राफ्ट का जो RCS है वो डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, जो F-35 है उसका जो RCS है वो 0.005 मीटर स्क्वायर है। अगर अपना बात करें तो उसके स्मूथ डिजाइन से यहाँ पर साफ होता है कि उसका जो RCS है वो यहाँ पर काफी ज्यादा लो होगा। और इसके अलावा भारत ने कंपोजिट मटेरियल को इस्तेमाल करने में जो महारत है वो हासिल कर ली है, तो यानी कि एमका में भी जो कंपोजिट मटेरियल है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इस सब के बाद जो एमका होगा वो F-35 से 5 से लेकर के 6 टन हल्का होगा, और साथ में उसका जो साइज है वो F-35 से छोटा होगा। तो यहाँ पर जो एमका है उसको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है अपने छोटे साइज होने का। और यही नहीं, जो KF-21 और साथ में TF-X है, हो सकता है कि उनका भी जो RCS है वो F-35 से कम हो, क्योंकि उनका भी जो साइज है और साथ में जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा स्मूथ और छोटा है, जिसके कारण उनका जो RCS है वो F-35 से कम होगा। बाकी तो जो लास्ट में चीजें हैं वे यहाँ पर जो रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की जो कोटिंग है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। बाकी तो जो स्टेल्थ है वो 70% आती है डिजाइन से और 30% आती है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग से। और इस सब के अलावा इस साल एमका का एक फुल साइज स्केल मॉडल बनाया जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा कि उसका जो RCS है वो कितना होगा। तो इसके बाद अगले सवाल में एक्सप्लोरर इन्फ्लुएंसर पूछते हैं, इंडिया HSTDV को बना रहा है तो क्या हमें ब्रह्मोस 2 की आवश्यकता है, और ब्रह्मोस 2 में HSTDV का क्या काम होगा। तो देखिए दोस्तों, जो HSTDV है उसको भारत अचीव करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। इससे पहले ये केवल US, रशिया और साथ में चाइना के पास ही थे। तो HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, तो देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा व्हीकल है जिससे भारत स्क्रैमजेट इंजन को बना रहा है, और साथ में उस स्क्रैमजेट इंजन का जो इस्तेमाल है वो भारत की आने वाले समय में जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी उनमें किया जाएगा। तो ये जो स्क्रैमजेट इंजन है इसकी टेस्टिंग जो है भारत वो अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV के माध्यम से करता है। तो दोस्तों, ये जो स्क्रैमजेट इंजन है ये अब भारत का जो है मैच्योर हो चुका है। इस साल इसके लॉन्ग रेंज और साथ में हाई एंड्योरेंस के जो टेस्ट हैं वे कंडक्ट किए जाएंगे। तो स्क्रैमजेट इंजन को स्टार्ट होने के लिए हाई एल्टीट्यूड और साथ में एक अच्छी खासी जो स्पीड है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए शायद से यहां पर जो अग्नि मिसाइल है उसके बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और वो बूस्टर इसको लगभग 4 से लेकर के 4.5 मैक की स्पीड और साथ में एक अच्छा जो हाई एल्टीट्यूड है वो प्रदान करता है, जिससे कि वो जो स्क्रैमजेट इंजन है वो स्टार्ट हो सके। तो इस HSTDV से डेवलप्ड स्क्रैमजेट इंजन का जो इस्तेमाल है वो हमारी ब्रह्मोस 2 मिसाइल में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद रेजोन कहते हैं फ्यूचर ऑफ इंडियन नेवी और साथ में इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर मैं पहले भी कुछ वीडियोस जो है वो बना चुका हूं, और साथ में उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहेंगे। तो इसमें हम इंडियन नेवी के फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस साल का जो इंडियन नेवी का बजट है तो वो काफी ज्यादा है, जिसमें उनको लगभग 41% का जो शेयर है वो मिला है। तो दोस्तों, इंडियन नेवी के जो मेन फ्यूचर प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप बात करें इंडियन नेवी के फ्यूचर सबमरीन फ्लीट की, तो उसमें उन्होंने प्रोजेक्ट 75I के तहत लगभग 6 जो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है उनको प्लान किया है, जो कि AIP सिस्टम से लेस होगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट $6 बिलियन का होगा। तो इसके बाद लगभग $16 बिलियन में प्रोजेक्ट 75 अल्फा भी है, जिसके तहत हमने लगभग 6 जो नई SSN सबमरीन है वे प्लान की है, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होगी। तो इसके बाद SSBN की बात करें तो उसमें इंडियन नेवी के पास S5 प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हमको लगभग 13,000 से लेकर के 14,000 टन वजनी
जो 3 नई SSBN क्लास की सबमरीन है उनको भविष्य में अपने बेड़े में शामिल करना है। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर भविष्य के लिए 15 नई जो सबमरीन है वे प्लान की है। तो इसके बाद अगर आप बात करें इंडियन नेवी की LHD की, तो उन्होंने लगभग 4 जो हेलीकॉप्टर कैरियर हैं वे प्लान किए हैं, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुका हूं, जो कि अपने साथ 12 हेलीकॉप्टर, 6 मेन बैटल टैंक, 20 इन्फेंट्री व्हीकल और साथ में 40 से लेकर के 60 जो ट्रक हैं उन्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों जल्द ही इंडियन नेवी अपने बेड़े में INS विक्रांत को शामिल कर लेगी और साथ में जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी यहां पर कमीशन करने का प्लान है। तो इसके बाद 6 नए जो नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल है उनको शामिल करना है, साथ में 6 नई जो कॉर्वेट्स है उनको भी शामिल करना है। तो इस प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो लगभग 10,000 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन US$ तक आंकी गई है। तो इसके बाद 7 और नई जो कॉर्वेट्स है उनको लेने का प्लान है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन की कॉर्वेट होगी। तो टोटल 13 जो नई कॉर्वेट्स है उनको लेने का प्लान है। तो इसके बाद लगभग 32,000 करोड़ यानी कि 4.5 बिलियन US$ में जो 12 माइन स्वीपर है उनको भी अपने बेड़े में शामिल करना है। तो बात करें इसके बाद हम फाइटर जेट और साथ में हेलीकॉप्टर की, तो इंडियन नेवी ने 100 से ज्यादा जो टेडीबीएफ है उनको लेने का प्लान किया है और साथ में 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो टेडीबीएफ का नंबर है वो 157 तक भी जा सकता है। और इसके बाद जल्द ही बेड़े में शामिल होने वाली INS विक्रांत के लिए भी जो इंडियन नेवी है वो 26 राफेल या फिर FA-18 ब्लॉक 3 को यहां पर लेने वाली है। और इस साल इंडियन नेवी को MH-60 हेलीकॉप्टर भी मिलना शामिल हो जाएंगे। साथ में उन्होंने 123 जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं वे भी प्लान किए हैं और लगभग 111 उनको जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है उनकी भी आवश्यकता है। तो बाकी तो इसके ऊपर जो एक डिटेल्ड वीडियो है वो बन सकती है, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं इंडियन नेवी का जो भविष्य है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद अगले सवाल में SK क्रिएशन पूछते हैं GE F404 का ड्राई थ्रस्ट 47 किलोन्यूटन है और आफ्टर बर्नर के साथ वो लगभग 78 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है। तो कावेरी का ड्राई थ्रस्ट 52 किलोन्यूटन है, तो आफ्टर बर्नर थ्रस्ट यहां पर GE F404 से कम क्यों है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो GE F404 का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 78 किलोन्यूटन है, जबकि कावेरी का जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो लगभग 83 किलोन्यूटन है, जो कि पहले से ही GE F404 से यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर ड्राई थ्रस्ट की, तो उसका ज़्यादा होने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि एयरक्राफ्ट कम फ्यूल को कंज्यूम करता है, साथ में लो हीट सिग्नेचर को जनरेट करता है। लेकिन कावेरी अपने मैक्सिमम थ्रस्ट को सही से मेंटेन नहीं कर पाता था, तो अब दोबारा से उसका जो थ्रस्ट है वो कम करके उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर दोबारा से काम किया जा रहा है, जो कि एक रिलायबल इंजन के तौर पर सामने आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जो जवाब है वो आप सबको मिले होंगे और साथ में आपके जो डाउट हैं वे भी यहां पर क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट Q&A के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को लिख दीजिएगा और साथ में उसके सामने एक Q&A भी लिख दीजिएगा, जिससे कि मुझे पहचानने में ज़्यादा आसानी हो। और इसके अलावा जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगले वीडियो में मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा। और आप सबको भी पता है कि इतने सारे सवालों का एक ही वीडियो में जो जवाब है वो देना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस सब के अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।